आज ही रखा जाए क्योंकि फिर वो खत्म नहीं होगा। तो आज ही करते हैं। प्रॉब्लम ये होगी जब आधे में छूट जाता है तो अच्छा नहीं होगा। मराठा और हैदराबादी बेचारा लास्ट में आपको क्योंकि वो बहुत बड़ा है। मराठे में आपका पेशवा, उसके बाद कभी छत्रपति शिवाजी से आपको शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, पेशवाओं को पढ़ना है और प्लस मराठा सरदारों को और मराठा का पता है। तो वो कोर्स बड़ा लंबा है आपका, तो थोड़ा उसको सॉल्व करके ही किया जाए, इसलिए कि टाइम के हिसाब से चीज़ों को देखा जाएगा। ठीक है ना। रेगुलेटिंग एक्ट की बात हो रही है आज आपका टॉपिक। रेगुलेटिंग एक्ट लाने की जरूरत क्या पड़ी, प्लीज जरा थोड़ा सा। रेगुलेटिंग एक्ट लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अत्याचारों बिल्कुल बताइए। आपने कहा भ्रष्टाचार, तो उन्हें ये दिखाने के लिए कि उनके ऊपर भी कोई ऐसी ब्रिटिश शासन द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। ठीक, आपने कहा भ्रष्टाचार। केवल एक चीज, यानी जो आपने पढ़ा है, एक चीज यही महत्वपूर्ण नहीं है बेटा, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार हो गया आपका 1765 में जो द्वैध शासन, उसने भ्रष्टाचार को तो बढ़ाया, लेकिन आप देखिए कि कंपनी व्यापारी से क्या हो गई थी, राजनीतिक हो गई थी। ब्रिटेन की संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को केवल व्यापार करने की अनुमति दी है, सत्ता संभालने की अनुमति नहीं दी है। ठीक है ना। आप सत्तासीन हो जाएंगे तो संसद की स्थिति क्या होगी? एक तो एक प्रकार से संसद को चुनौती देना होगा, और संसद ये कभी नहीं चाहेगी कि किसी भी क्षेत्र में कोई कंपनी राजनीतिक स्थिति में आए। तो संसद को ये समस्या लगने लगी कि कंपनी एक राजनीतिक स्थिति को धारण कर लिया। कंपनी ये मूल समस्या है कि संसद के सामने एक चुनौती आ गई। ठीक है, यानी कंपनी जो व्यापार कर रही थी वह अब एक राजनीतिक स्थिति में आ गई है। उसके बाद दीवानी आ गई है। ठीक, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की। क्लाइव ने क्या किया कि खर्चे कम हो, यानी कंपनी को बहुत खर्चे ना करने हो, तो उसने क्या किया, द्वैध शासन लगा दिया। यानी प्रशासन के सारे कार्य क्या किया उसने, नवाब को सौंप दिया, और राजस्व का अपने पास, यानी जहां से धन मिलना है वो कंपनी के पास। और आपने ये भी देखा कितने झगड़े हुए कंपनी और नवाब के बीच। तो द्वैध शासन ने क्या किया, कंपनी की स्थिति को बहुत मजबूत नहीं किया जैसा कि क्लाइव ने सोचा था। ठीक है, समस्याएं खड़ी हो गई। दूसरी चीज, जो निजी व्यापार था, अंग्रेजों का, वो भी चल रहा था, उससे भी कंपनी को नुकसान था। आपने कहा भ्रष्टाचार एक महत्वपूर्ण मुद्दा था ये उस काल का, क्योंकि अंग्रेजों के पास योग्य लोगों की कमी है, यानी अपने लोगों की कमी है कि वो उनसे काम करा सके। तो उन्होंने क्या किया, भारतीयों, जिनको आमिल बोला गया, इन्हें एजेंट के रूप में उन्होंने क्या किया, कर वसूलने का कार्य सौंपा। भारतीय हैं जिनको नाम दिया गया आमिल, और ये एजेंट के रूप में थे जो करों की वसूली कर कर कंपनी को देते थे। लेकिन समस्या ये है कि आमिल जो कर वसूल रहा है, जितने भी प्रतिशत जो कंपनी ने निर्धारित किया है उससे कहीं ज्यादा, यानी भ्रष्टाचार बढ़ गया। जो आप भ्रष्टाचार की बात कर रही हैं वो भ्रष्टाचार बढ़ गया।
यानी जितना कंपनी को चाहिए, जितना कंपनी ने तय किया है, वो उससे ज्यादा वसूलने लगे अपने लिए। एक स्थिति ये भी थी 1766 में कंपनी और संसद के बीच एक समझौता हुआ था। ये मुख्य है कारण, वर्तमान का, उस समय का मुख्य कारण। 1766 में कंपनी और संसद के बीच एक समझौता हुआ जिसमें यह निर्णय लिया गया कि जो भी विजय कंपनी करेगी, युद्ध में विजय, तो वह ब्रिटिश सरकार को 4 लाख पाउंड रकम देगी। आप परिस्थिति समझिए, ये तय हुआ कंपनी और ब्रिटिश सरकार के मध्य कि जो भी विजय कंपनी करेगी भारत में, उसके बदले में 4 लाख पाउंड की रकम वह ब्रिटिश सरकार को देगी। कंपनी ने शुरुआत में तो ये कार्य को किया, लेकिन कुछ दिनों बाद इसे बंद कर दिया। ठीक है, ठीक है, एक ये समस्या आई। दूसरी, मद्रास और बंबई। मुंबई इसलिए नहीं बेटा, उस समय बंबई ही है, आप मुंबई बोल सकते हो, लेकिन इतिहास में बंबई दर्ज है। मद्रास और बंबई ये प्रेसिडेंसी है। मद्रास और बंबई, प्रेसिडेंसी और कलकत्ता, इन तीनों के बीच तालमेल की कमी। तालमेल की कमी मतलब यह है कि मद्रास प्रेसिडेंसी अपने हिसाब से कार्य कर रही है, बंबई अपने हिसाब से, कलकत्ता अपने हिसाब से। और जब तालमेल की कमी है तो स्थितियां ये नहीं हो रही है कि कौन किसके अधीन है या कौन किसकी बात को सुनेगा। ये भी एक समस्या है। इन सारी समस्याओं को देखते हुए ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया, जो कि ब्रिटेन में और भारत में दोनों जगह अलग अलग तरीकों से लागू की। ब्रिटेन की स्थिति क्या थी? इंग्लैंड में क्या चीजें हुई? जो कंपनी के डायरेक्टर हैं, यानी शेयर होल्डर्स, ऐसे कहिए, जिनके पास शेयर्स है, ठीक, कंपनी के डायरेक्टर्स जिनके पास 1000 पाउंड के शेयर थे, ठीक है, उनको यह अधिकार प्राप्त था कि वो चुनाव लड़ सके या चुनाव में भाग ले सके। डायरेक्टर्स की बात हो रही है। इसे क्या किया गया? रेगुलेटरी एक्ट द्वारा 2000 कर दिया गया। 2000 पाउंड। दूसरी चीज क्या की गई? कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, प्रोप्राइटर्स, डायरेक्टर जिनके पास शेयर ज्यादा हैं, ठीक, ये वो लोग हैं जिनके पास शेयर थोड़े कम हैं, इन्हें भी मत देने का अधिकार है। ये ऐसे लोग हैं जिनके पास 500 पाउंड की राशि के शेयर है। आपके इतिहास में भाग कहा गया है, लेकिन आप उसे शेयर ही कहें, बात एक ही। ठीक, इसमें क्या परिवर्तन लाया गया? अब कहा गया जिसके पास 1000 पाउंड के भाग है वो मतदान
करने का अधिकारी होगा। यानी रकम को क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। ठीक है, बात को समझिए। यानी जो हिस्सेदार थे उसमें 500 पाउंड के भी हिस्सेदार थे, ऐसे समझिए। यानी व्यापार में इनको इस हिसाब से लाभ की प्राप्ति होती थी। ठीक है, अब स्थितियां ये हो गई कि डायरेक्टर्स को क्या किया गया, 2000 कर दिया गया 1000 से। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स का 500 पाउंड से 1000 पाउंड कर दिया। ठीक, यहां कंपनी को ये कहा गया कि जो उसका आय है, आय से संबंधित प्रपत्र इसे ब्रिटिश खजाने में जमा करना होगा। एक चीज ये भी जोड़ दिया गया कि जो आपके आय से संबंधित प्रपत्र है, प्रत्येक वर्ष आपकी कितनी आय हुई है, यानी कंपनी की कितनी आय हुई है, ये प्रपत्र आपको ब्रिटिश खजाने में जमा करना होगा। यानी इसका लाभ क्या हुआ संसद को? संसद को लाभ क्या हुआ? अब पूरा आय का स्रोत पता चल जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि कंपनी इतनी आसानी से अपने आय का स्रोत दे देगी? ठीक है, कंपनी ने भी इसमें 19-20 किया। ठीक है, डायरेक्टर का जो चुनाव होता था, ये 1 वर्ष के लिए होता। यानी अगर कोई डायरेक्टर चुना जाता था तो उसका कार्यकाल कितना था? यानी 1 वर्ष समझने में और कुछ करने में ही निकल गया। इससे क्या होता था कि कंपनी को नुकसान होता था। रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा इसे 4 वर्ष कर दिया गया। यानी अब जो चुना जाएगा वो 4 वर्ष तक रहेगा। ठीक है, वो 4 वर्ष रहेगा। यानी अब स्थिति क्या कर दी गई कि रकम बढ़ा दी गई, डायरेक्टर्स के लिए, प्रोप्राइटर्स के लिए रकम बढ़ा दी गई। आय से संबंधित प्रपत्र खजाने में, खजाने के अधिकारी को देना होगा कि आपकी आय कितनी थी प्रत्येक वर्ष। डायरेक्टर के चुनाव को 1 वर्ष से 4 वर्ष कर दिया गया। यानी एक व्यवस्था बनाने का कार्य किया गया। लेकिन स्थिति क्या हो गई कि अब कुछ लोगों के हाथ में जब आप रकम बढ़ा देंगे, यानी जो उस शेयर के होल्डर होंगे उतने रकम के, अब उन्हीं के पास कंपनी के चीजें हो जाएंगी। यानी कम शेयर धारकों को तो आपने बाहर कर दिया। बात समझिए इसको। ऐसे यहां पे स्थिति यह बदली कि जैसे ही आपने रकम को बढ़ाया तो जो कम रकम वाला व्यक्ति है या शेयर होल्डर है वो तो बाहर हो गया। तो स्थितियां क्या हो गई कि कुछ लोगों के हाथ में अब कंपनी का अधिकार रह गया। यानी सीमित लोग हो गए, जहां विस्तृत थे वहां अब सीमित हो गए। ये तो आपके इंग्लैंड में परिवर्तन हुआ। भारत में या ऐसे कहें बंगाल में, भारत में बंगाल प्लस करते हैं, यानी और भी जो क्षेत्र है, यानी जितने भी ब्रिटिश क्षेत्र है, ठीक है, वो सबकी बात हो रही है। भारत में क्या अंतर आया? देखिए, भारत की सबसे बड़ी समस्या थी जितनी भी प्रेसिडेंसी है सब अलग अलग कार्य कर रहे हैं। ये निश्चित नहीं है कि किसका एकाधिकार होगा या किसकी बातों को सुना जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को, वेरी गुड, गवर्नर जनरल बना दिया गया। यस सर। ठीक है, पहला काम किया गया। यस सर। लेकिन इसकी सहायता के लिए एक गवर्नर जनरल की परिषद बनाई गई। यस सर। जी, 4 सदस्यों की।
4 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई जो गवर्नर जनरल की सहायता करेंगे। ठीक है, इस परिषद में बहुमत से निर्णयों को लिया जाएगा, यह भी निर्धारित किया गया। और आखिरी निर्णय का अधिकार गवर्नर जनरल को सौंपा गया। वारेन हेस्टिंग और उसके परिषद के सदस्यों के बीच इस चीज को लेकर उसके कार्यकाल में बड़े झगड़े हुए। ठीक है ना, बहुत झगड़े हुए, क्योंकि जो वारेन हेस्टिंग चाहता था उसके परिषद के सदस्य उससे अलग हो जाते थे। अब मजबूरी है मानना, समस्या ये है, मजबूरी है मानना। स्थिति क्या हो गई कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कर दिया गया, उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद बना दी गई और बहुमत से अब निर्णय लिया जाएगा। ये काम तो कर दिया गया। दूसरा किया गया कि बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसियों को बंगाल के अधीन कर दिया गया, यानी गवर्नर जनरल की परिषद के अधीन कर दिया गया। यानी उनको जो भी निर्णय लेना है गवर्नर जनरल की परिषद से अनुमति लेकर वो करेंगे। ये तो कर दिया गया, लेकिन इसी में एक चीज जोड़ दिया गया, आपातकाल। आपातकाल का तात्पर्य विषम परिस्थिति, यानी एक ऐसी परिस्थिति जो आपके लिए सुविधाजनक ना हो। ठीक है, तो आपातकाल में इनको एक सुविधा दे दी गई कि आपातकाल में ये सम्राट से अनुमति लेकर कोई भी कार्य कर सकते हैं। बात को समझिए, रेगुलेटिंग एक्ट एक तो कह रहा है कि गवर्नर जनरल की परिषद के अधीन जितने भी भारत के ब्रिटिश साम्राज्य हैं या राज्य हैं वो उसके अधीन होंगे, जिसमें बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसी भी है। यानी अगर निर्णय लेना है तो गवर्नर जनरल से पूछना है। लेकिन यहाँ एक चीज और जोड़ दिया गया कि आपातकाल में सम्राट से आज्ञा लेकर ये प्रेसिडेंसियां कुछ भी कर सकती हैं। अब तो चीजें आसान हो गई, प्रेसिडेंसियां तो कह सकती है ये आपातकाल है। अगर गवर्नर जनरल बातों को नहीं सुन रहा है, एक समस्या तो ये है, बंबई प्रेसिडेंसी का जो अध्यक्ष है, मद्रास का जो अध्यक्ष है और बंगाल का जो अध्यक्ष है, तीनों के पद तो समान है ना, तीनों एक जैसे हैं। इस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को प्रमुखता दे दी गई, तो समस्या तो होगी। समझ नहीं, समस्या तो होगी। क्यों नहीं बंबई या मद्रास को ऐसी स्थिति में लाया गया? क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा इस काल में बेस है वो बंगाल है। इस चीज को समझिए, पूरा का पूरा जो बेस है वो बंगाल है। व्यापार का जो सबसे प्रमुख केंद्र है वो बंगाल है। इसीलिए बंगाल के गवर्नर को यह अधिकार दिया गया। तो एक धारा जो जोड़ दी गई इन प्रेसिडेंसियों के लिए कि आपातकाल में वह सम्राट से इजाजत लेकर कार्यों को कर सकते हैं। तो समस्या क्या हो गई कि अब कोई भी कार्य हो तो वो सम्राट से इजाजत लेकर कर देंगे। यानी इनका जो नियंत्रण है वो एक प्रकार से गौड़ हो गया। ठीक है, यानी दोनों बातें जोड़ दी गई इसमें कि आपको इनके अधीन रहना है, इनकी बातों को सुनना है, लेकिन आपको अगर लगता है कि कोई महत्वपूर्ण चीज है तो आप सीधा सम्राट से इजाजत लीजिए और अपने काम को कर लीजिए। ठीक है, अब इसमें और क्या जोड़ा गया? कलकत्ता में 1774। ठीक, कहा गया कि कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होगी, की जाएगी। कहीं कुछ चीजें रहे तो टोक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, एक प्रधान न्यायाधीश, 4 अन्य,
4 मिलकर शायद 3 और 3 उप अन्य न्यायाधीश। ये व्यवस्था बनाई गई रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कि कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, एक मुख्य न्यायाधीश होगा और एक 3 उप न्यायाधीश। यस सर। अन्य न्यायाधीश। अन्य न्यायाधीश उप Yes. मतलब उसके नीचे, यानी उसकी सहायता के लिए। ठीक, समस्या देखिए, गवर्नर जनरल की परिषद और सर्वोच्च न्यायालय, इन दोनों के कार्य क्या होंगे एक दूसरे के लिए, ये निर्धारित नहीं किया गया। यानी ये व्यवस्था ही नहीं बनाई गई कि उच्च न्यायालय क्या करेगा और गवर्नर जनरल की परिषद क्या करेगी। ये टकराव का विषय हो गया भविष्य के लिए। ठीक है, ये टकराव का विषय हो गया कि आखिर भविष्य में व्यवस्था तो बना दी गई, लेकिन इसकी क्या जरूरत रहेगी और इसकी क्या जरूरत रहेगी, ये रेखांकित ही नहीं किया गया। 1781 में ये काम किया गया। न्यायपालिका की सर्वोच्चता को बताया गया बंगाल न्यायालय एक्ट द्वारा। ठीक है, आगे जब उसकी चर्चा होगी। सर्वोच्च न्यायालय, एक चीज और जोड़ा गया कि जो भी कर्मचारी हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी कर्मचारी हैं, उनके उपहार लेने, घूस लेने और रिश्वत लेने को पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया गया। सर पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1782 वो भी आएगा। 1782 में जब पिट्स इंडिया एक्ट में आते हैं तो गवर्नर जनरल की परिषद को क्या चीजें मिलेंगी, Yes, ये यहाँ तय होगा। हाँ वो डिवाइड हो गया था कि मतलब यस सर, शक्तियों को मतलब घटा दिए थे वहाँ। भाई देखिए, आप अभी तो रेगुलेटिंग एक्ट में जो व्यवस्था बनी, यस सर, रेगुलेटिंग एक्ट में जो व्यवस्था बनी उसमें तो ये कहा गया कि हम एक व्यवस्था का प्रारूप बना रहे हैं। यस सर। ब्रिटेन में तो उन्होंने कर दिया। देखिए, जहां पे पूंजीवादी है व्यवस्था, Yes, तो पूंजीवादी सरकार, भाई सरकार बनेगी कैसे? Yes, आप चुनाव लड़ोगे कैसे? ऐसे ही तो लड़ेंगे आप Yes, चुनाव। पूंजीवादी सहयोग के बिना तो आप कोई इलेक्शन लड़ ही नहीं जी, सकते। सर। तो ब्रिटेन में भी तो यही व्यवस्था है। यस सर। उनको हर हालत में उन लोगों को प्रमुखता देनी है जो पूंजीपति हैं, पूंजीवादी हैं। ठीक, और ये भी जनता को दिखाना है कि हम इस कंपनी पे कंट्रोल कर रहे हैं। दोनों बातें करनी है। सरकारें करती क्या है? यस सर। सरकारें जिसके आप विरोधी हैं, आपको दिखाती है कि नहीं, इन पे हम कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, यानी आप विरोध ना करो। यस सर। चुनना तो आपको है ना, यस सर। तो आप विरोध ना कीजिए। लेकिन कंपनी की भी व्यवस्था को वो हटा नहीं सकते, क्योंकि वो कंपनी से लाखों लोग के रोजगार जुड़े हैं। वर्तमान में अगर आप इकोनॉमिक्स के थ्रू समझें चीजों को, कि अगर आप किसी कंपनी को, आप उसके विरोधी हो जाइए और एक बहुत बड़ी कंपनी है किसी राष्ट्र में, और आपने तय कर लिया कि इस कंपनी को बंद ही करवाना है, जो भी रीजन हो, तो आप सोचिए कितनी समस्याएं आएंगी। और कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार जो उसकी विरोधी ही क्यों ना हो, वो कभी नहीं चाहेगी कि उसके यहाँ से कोई कंपनी बाहर चली जाए। यस सर। कोविड के बाद चीन की समस्या क्या हुई? बहुत सी कंपनियां चीन से बाहर चली गई, जो भी उनकी नीतियां रही हैं, नुकसान उनको हुआ। किसी भी राष्ट्र की प्रगति कई पहलुओं पे आधारित है, उसमें से इंडस्ट्री एक है। जब तक आपके यहाँ इंडस्ट्री नहीं आएगी, व्यापार नहीं होगा, आप प्रगति कैसे करेंगे? अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो आपकी कृषि उपज है उससे आप विकसित हो जाएंगे, संभव ही नहीं है, वो बिल्कुल संभव नहीं है।
सामूहिक प्रयास द्वारा ही कोई राष्ट्र विकसित होता है। जब आप चीन का पढ़े विकास, चीन की स्थिति क्या थी? हमसे पीछे था आजादी के बाद। यस सर। लेकिन एकाएक उसने क्या किया? देखिए, उसने वहां पे आया साम्यवाद। यस सर। ठीक, उसने सब कुछ बदल दिया वहां पे। वहां पे लोकतंत्र की जगह एक प्रकार से राजतंत्र, सैनिक तंत्र हो गया, यानी एक व्यक्ति का अधिकार। और उसने क्या किया? उस देश की सारी परिस्थितियों को बदल दिया अपने हिसाब से। उसने जनता का नहीं सुना, ठीक है? उसे भूमि से शिखर तक पहुंचना था, तो उसने वो सब किया। आज भी पाबंदियां हैं चीन में पब्लिक के लिए। यस सर। आप वहां की कोई न्यूज नहीं पाते, पता है आपको? नहीं पाते। लेकिन आपके यहां लोकतंत्र है, तो आप अच्छे या बुरे चीजों का विरोध कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये चीज हमारे हित में नहीं है, तो आप उसका विरोध करते हैं। जैसे वर्तमान में नौकरी ना मिलना, वर्तमान समय में नौकरी की समस्या, ठीक है? समस्या यही है बेटा ना। अगर आप पढ़ के, ग्रेजुएट होके, डिग्रियां लेके, योग्यता रखते हुए भी चीजों को ना पाएं, यानी उस योग्यता को ना पाएं, चाहे वो सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे खुद का हो, तो आप में सरकारों के प्रति द्वेष की भावना जरूर आएगी, ठीक है? तो समस्या ये है कि जो सरकारें इस चीजों पर ध्यान नहीं देती हैं, उनका पतन होता है। आप इतिहास में कहीं देखें, ठीक? और चूंकि भारत में नवयुवकों की संख्या सबसे ज्यादा है विश्व में, आप लोगों की संख्या विश्व में सबसे ज्यादा है भारत में, ठीक? और आप चाहते हैं प्रगति करना, ठीक है ना? आपका जो ये क्लासेस चल रहे हैं, एक सपोर्ट है आपकी प्रगति के लिए। आप यहां जानने के लिए आ रहे हैं कि कैसे क्या चीजें हो सकती हैं और कैसे परिवर्तन हो सकता है। और परिवर्तन तभी होगा जब आप ठान के बैठेंगी। आप दूसरे के सहारे परिवर्तन नहीं ला सकते, ठीक है ना? अगर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सत्ता बनाई, तो दूसरे के सहारे नहीं, अपने बल पे। यस। अगर इसी से आप समझें, कहां हजारों किलोमीटर दूर से मुट्ठी भर लोग आए और कहां वो स्वामी हो गए एक पूरे पूरे राष्ट्र के। अचानक नहीं हुआ, एक प्रोसेस के तहत हुआ, और उसमें बहुत से लोगों ने अपना योगदान दिया। हम इतिहास में उन्हीं लोगों को पढ़ते हैं जिनका नाम आया, लेकिन ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनका इतिहास में नाम आया ही नहीं, लेकिन उन्होंने भी अपने राष्ट्र या अपनी कंपनी के लिए बहुत कुछ किया, ठीक है? इतिहास में जो नेता होता है उसी की चर्चा होती है। आप जब गांधी का इतिहास पढ़ते हैं तो गांधी का ही पढ़ते हैं, लेकिन गांधी का अकेला योगदान नहीं है उस इतिहास में, सामूहिक योगदान है। लेकिन चूंकि नेतृत्व का महत्व होता है, बिना नेतृत्व के आप कोई भी संघर्ष नहीं कर सकते या कोई भी संगठन खड़ा नहीं कर सकते। गांधी में वो क्षमता थी, ठीक है? यानी जो विचार वो लेकर आए, उस विचार से उस समय कोई सहमत नहीं था। एक यूनिक विचार आया, ठीक है ना? लेकिन उस विचार से कोई सहमत नहीं था भारत में, लेकिन इंप्लीमेंट हुआ, उसको प्रयोग में लाया गया गांधी द्वारा, और लोगों का समर्थन भी मिला। नहीं तो आप किसी क्रांति को सोच सकते हैं कि बिना हथियारों के कोई क्रांति हो सकती है? ये चरित्रार्थ किया गांधी ने भारत में, या फिर दक्षिण अफ्रीका में, जहां से वो आंदोलन करके आए थे। तो आप किसी आंदोलन को तब तक प्रभावशाली नहीं मान सकते जब तक उसका परिणाम आपके पक्ष में ना हो, ठीक है?
इतिहास में गांधी को बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है, उनकी आलोचना होती है, बहुत इतिहासकार उनकी आलोचना करते हैं, राजनीतिक दल उस समय उस काल की आलोचना करते हैं, चाहे वो क्रांतिकारियों के मामले हो, भगत सिंह सुखदेव का मैटर हो, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र का हो या अन्य मामलों में, ठीक है, उनकी ये आलोचना की जाती है कि वो शिखर पे पहुंच के और चीजों को छोड़ देते थे और फिर नीचे चले जाते थे। यानी जब पाना होता था तभी कुछ ऐसा हो जाता था कि गांधी वहां से सीधे नीचे आ जाते थे। ये उनकी आलोचना है, लेकिन जब हम उनके योगदान को पढ़ते हैं तो उनका योगदान बड़ा व्यापक है भारत के लिए। यस करना चलिए, स्थितियां तो ये बनी जितना रेगुलेटिंग एक्ट में अभी बात चर्चा हुई, इसके दोष की बात कर लें। दोष में रेगुलेटिंग एक्ट का दोष क्या था, इसमें पहली चर्चा होती है गवर्नर जनरल की परिषद का अपूर्ण नियंत्रण। मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों की जो चर्चा हुई वही यहाँ पे है, वही चीज है। रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा परिषद तो बना दी गई, लेकिन ये परिषद करेगी क्या क्या, ये व्यवस्था नहीं बनाई गई। इसका अन्य प्रेसिडेंसियों पे कितना नियंत्रण होगा, यह भी पूर्ण रूप से नहीं बताया है। और दूसरी तरफ ये अन्य प्रेसिडेंसियों को सुविधा दी गई कि वो सम्राट से इजाजत लेकर अपने कार्यों को कर सके। कहने के लिए आपातकाल दिया गया है, लेकिन वो प्रेसिडेंसियां निर्धारित करेंगी कि आपातकाल है या नहीं है। तो पहली चीज क्या हुई इसमें समस्या कि गवर्नर जनरल की परिषद का अपूर्ण नियंत्रण। जो न्यायालय बना, न्यायालय क्षेत्र, न्यायालय का क्षेत्र क्या होगा? क्या न्यायालय केवल कलकत्ता क्षेत्र के ही मामलों को सुनेगी, क्या उससे बाहर के? अभी इस पे कोई निर्णय नहीं, बात को समझिए, अभी इसमें कोई निर्णय नहीं लिया गया, ठीक? यानी जो न्यायालय है उसका क्षेत्र क्या होगा, इस बात को गौर रख दिया गया। ये तो कहा गया एक चीज इसमें कि गवर्नर जनरल की जो परिषद है और जो न्यायाधीश है उनका वेतन अब सरकार देगी। एक बात जोड़ी गई कि जो वेतन है वो सरकार देगी, यानी वेतन निर्धारित कर दिया गया, वो भी जितना मिलता था उससे ज्यादा। इसके पीछे तर्क ये था कि ये अधिकारी भी अब वो घूस लेने का काम ना करें, ठीक है भाई, वो तो चलन है ना बेटा। आप उस इतिहास में देखिए, एक चलन है घूस लेने का, और जब आप वारेन हेस्टिंग के आखिरी समयों को पढ़ती हैं तो वहां ये चीजें आ भी जाती हैं, ठीक है। निजी व्यापार पे रोक लग गई, यानी अंग्रेजों को भी निजी व्यापार करने पे पूरी तरह रोक लगा दी गई। अभी तक ऐसा नहीं था, अंग्रेज व्यापार कर सकते थे बिना कर दिए, लेकिन अब अंग्रेजों को भी टैक्स देना है। अंग्रेज व्यापारियों को भी कर देना है। सर थोड़ी देर एक क्वेश्चन है सर, जैसे 1773 में जब वो रेगुलेटिंग एक्ट आया, फिर 1782 में फिर से इंडिया एक्ट आया, उसके बीच में जो घटनाएं वो ब्रिटेन में कैसे गई, वहाँ से टैक्स कैसे पास हो गया, इतनी जल्दी आ गया? आप एक चीज को समझिए ना, मैंने 1665 कहा, यस सर,
1773 कितना अंतर है? द्वैत शासन कब लगा ये बताइए? 65 में ना। यस सर। और उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में। कितने वर्षों का अंतर? यानी जो व्यवस्था बनी है वो द्वैत शासन से शुरू हो गई बनना। सड़सठ क्लाइव का वापस इंग्लैंड जाना। चलिए आप जो कहे वही मैं, और वहां पे इसके विरुद्ध कार्रवाई शुरू हुई। बात को समझिए। यस सर। 67 में क्लाइव गया है वापस इंग्लैंड, और जब वो वहां पहुंचा है तो उसके विरुद्ध एक जांच शुरू हो गई। किस बात के लिए? जो लेकर गया, यस सर। आपने देखा 20 लाख 25 लाख जो भी लिया इसने, बहुत पैसा लेते हैं। ठीक है। यस सर। स्थिति क्या हुई कि वहां पे क्लाइव का विरोध हुआ और उसके खिलाफ जांच बैठाई गई, ठीक। लेकिन कंपनी के लिए उसके कार्यों का, उसके योगदान को देखते हुए उसे बरी कर दिया गया। यानी ये हुआ कि हाँ उसने ये काम किया है, लेकिन जब उसका कंपनी के लिए उसके योगदान को देखा गया तो उसे क्या कर दिया गया? बरी कर दिया गया। और जो आप कह रहे हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट, ये यहीं से शुरू हुआ चीजें। जब संसद या सरकार को चीजें पता चली तो उन्होंने क्या किया कि परिवर्तन करने का प्रयास किया कि संसद का दखल रहे, ठीक है। 1857 की क्रांति के बाद सत्ता किसके पास चली गई? ब्रिटेन की संसद, यानी महारानी के अधीन। और अभी आप 73 में हैं, ठीक है। यानी 1857 के बाद महारानी एलिजाबेथ की घोषणा पत्र 58 में, और क्राउन के अधीन भारत का शासन, यही हुआ ना। तो आपको लगता है कि कैसे ये चीजें इंग्लैंड पहुंची और कैसे तुरंत ये व्यवस्था बन गई? वो व्यवस्था बनने के लिए आप देखिए कितना समय लगा। ये फौरी रूप पे तुरंत नहीं बना है, इसके लिए वक्त लिया गया, ठीक है। चलिए एक दो चीज हो गया। तीसरा दोष देखिए, गवर्नर जनरल को सर्वोच्च न्यायालय के अधीन रखना, ठीक है। ये दोष में है। रेगुलेटिंग एक्ट का दोष क्या हुआ जो बाद में सुधारा गया? गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को सर्वोच्च न्यायालय के अधीन कर दिया गया। यानी ये जो भी कार्य करेंगे उस कार्य गतिविधि पर किसकी नजर होगी? ठीक है। आपको एक चीज बताया था कि कंपनी में पूंजीवादियों का वर्चस्व बढ़ गया। कि वर्चस्व की वृद्धि, पूंजीवादियों के वर्चस्व में वृद्धि हो गई। और पूंजीवादी विचारधारा केवल एक है, लाभ। वो हानि से कभी समझौता नहीं करता, ठीक है ना। उदाहरण के रूप में ऐसे समझे, जियो टेलीकॉम, उदाहरण आप ऐसे समझिए। जियो टेलीकॉम जब शुरू हुई तो इसने लोगों को क्या दिया? फ्री, ठीक है। इसने लोगों को क्या दिया? फ्री, कुछ चीजें फ्री। और इसने क्या लगाई आप लोगों को? और स्थिति आज क्या है कि आज आप उससे दूर, चाहे वो इंटरनेट की ही बात हो, मैं नेट की ही बात कर रहा हूँ, इसमें मोबाइल फोन को मत इंक्लूड कीजिए। स्थितियां क्या हुई?
उस कंपनी को लाभ कमाना है, और लाभ कमाने के लिए उसे व्यवस्था बनानी है। ठीक है, उसका एक मूल ही कारण है लाभ कमाना, और उसने एक व्यवस्था बनाई और वो आगे बढ़ गई। कंपनी पर पूंजीवादियों का वर्चस्व होना का मतलब क्या हुआ कि अब हमें और लाभ कमाना है, अत्यधिक लाभ, यानी जितना लाभ हो सके। अभी भी राजनीतिक स्थिति हो गई कंपनी, लेकिन जो व्यापार है उसको नहीं छोड़ा है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? तो स्थितियां क्या हुई कि कंपनी पर पूंजीवादियों का वर्चस्व, संसद ने ही व्यवस्था बनाई है, रेगुलेटिंग एक्ट, लेकिन संसद भी अस्पष्ट है। संसद ने जो नीति बनाई है वो अस्पष्ट है, यानी संसद ने ये तय ही नहीं किया है कि उसका क्या योगदान होगा कंपनी के लिए। ठीक है, तो ये समस्याएं आई, यानी रेगुलेटिंग एक्ट में भारत में क्या परिवर्तन हुआ, ब्रिटेन में क्या हुआ और दोष क्या हुए। 1781 क्लियर नहीं है। सुन लो, 1781 बंगाल न्यायालय एक्ट, इसके द्वारा गवर्नर जनरल और न्यायालय के जो कार्य क्षेत्र है उसको अलग किया गया। इस एक्ट में केवल न्यायालय के बारे में ही बात हुई, गवर्नर जनरल उसकी परिषद के बारे में नहीं। इसमें कहा गया यानी कि जो बंगाल का एरिया है, इसकी जो जनता है, यानी पूरे बंगाल की जो जनता है, उससे संबंधित जो भी न्यायालय चीजें होंगी वो उच्च न्यायालय देखेगा। अभी तक ये चीज स्पष्ट नहीं कही गई। ठीक है, ये चीज स्पष्ट नहीं की गई थी, लेकिन ये स्पष्ट किया गया कि जो बंगाल का परिक्षेत्र है उसके अधीन जो भी है, उनकी जो भी चीज शिकायतें हैं, बंगाल उच्च न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय उसे देखेगा। ठीक, अब समस्या ये है कि उसके अंदर अंग्रेज अधिकारी भी आ रहे हैं, अंग्रेज कर्मचारी भी आ रहे हैं। ठीक है, इसमें एक चीज और जोड़ दिया गया, वे कर्मचारी जो कंपनी के कार्य से कार्यरत है, यानी कंपनी का कार्य कर रहे हैं और कुछ ऊंच नीच हो रही है, तो ऐसे मामले ये न्यायालय नहीं सुन सकता। व्यवस्था क्या बनी रेगुलेटिंग एक्ट की? भ्रष्टाचार को खत्म करना है। बात समझिएगा, इसीलिए तो बना। अगर जो आप लोग कह रहे हैं कि एक मूल कारण भ्रष्टाचार भी था, तो बनी व्यवस्था। लेकिन उच्च न्यायालय का जो कार्य दिया गया उसमें कहा गया कि जो कर्मचारी हैं, जो कंपनी के कार्य से अपना योगदान दे रहे हैं, यानी कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ अगर कुछ बनता है तो उसका न्यायालय सुनवाई नहीं करेगा। ठीक है, तो एक तो अपने कर्मचारियों को अलग कर दिया इस एक्ट द्वारा। दूसरा क्या कहा, जो भूमिकर, जो कर्मचारी भूमिकर वसूलते हैं, उन्हें भी न्यायालय की कार्यविधि से अलग कर दिया गया। यानी इनके खिलाफ भी कोई सुनवाई, क्यों? क्योंकि ये कंपनी को लाभ दे रहे हैं। भाई ये इन्हीं कर्मचारियों की बदौलत तो कंपनी प्रगति कर रही है, तो अब उन्हीं की सुनवाई होने लगी, समस्या हो जाएगी। तो इस एक्ट द्वारा क्या किया गया, इन्हें अलग कर दिया गया। कहा गया बंगाल की जनता के भी मुकदमे आप सुन सकते हैं, और बंगाल में दो लोग हैं, हिंदू और
लेकिन ये भी जोड़ा गया इसमें कि आप इनके रीति रिवाजों के अनुसार निर्णय लेंगे, रीति रिवाजों के अनुसार निर्णय लेंगे। यानी हिंदू धर्म में क्या मान्यताएं हैं आप उनका पालन करेंगे, और इस्लाम की जो मान्यताएं हैं आपको उसका भी पालन, क्योंकि आप ये देखिए ये बहुत बड़ा दखल है। अभी तक धार्मिक मामलों में बिल्कुल दखल नहीं है। अभी तक ये विचार नहीं आया है कि ईसाई धर्म को बढ़ावा देना है, आगे वो भी आया। ठीक है, समस्या ये है कि धर्म ये बड़ा गूढ़ विषय है, तब भी और आज भी लोगों के लिए, क्योंकि धर्म के संबंध में लोग मस्तिष्क से नहीं हृदय से सोचते हैं। ठीक है ना। और एक ऐसी चीज है ये कि आप किसी को भी किसी का विरोधी बना दें, आज भी वर्तमान समय में हो रहा है धर्म के ही नाम पे। वहां पे देखिए उन सबों की स्थितियां, बुद्धिमत्ता, कि उन्होंने कहा कि जो फैसला आप लेंगे हिंदुओं के लिए लेंगे, उनके रीति रिवाज का आप ख्याल रखेंगे, और अगर मुसलमानों के लिए लेंगे तो इस्लामिक मान्यताओं का आपको आदर करना होगा, आप उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। क्योंकि धर्म का बड़ा जुड़ाव है लोगों के बीच, और धर्म के विरुद्ध वो सुनना नहीं चाहते। आप न्यूज़ चैनल में कितने बाबाओं को देखती हैं कि आज पुलिस ने पकड़ा, देखते हैं ना। बहुत से मौलानाओं को भी देखा आपने पुलिस को पकड़ के लेते जाते हुए। यस सर। लेकिन उसके बाद भी क्या आपकी आस्था कम हुई? नहीं हुई ना। इतना भ्रष्टाचार देखने के उपरांत भी आप अपने धर्म से अडिग नहीं हुए, मतलब अडिग हैं, उससे हटे नहीं है, उसका मतलब यही हुआ बेटा, उससे हटे नहीं है। ठीक है, आप अडिग हैं। आपको आपकी मान्यताओं, धार्मिक मान्यताओं, रीति रिवाजों पर अभी भी गर्व है। आप उसमें कमियां नहीं निकालना चाह रहे हैं। कमियां होते हुए भी आपको पता है कमियां कहाँ हैं, लेकिन उसके बाद भी आप कमियों को ढक दे रहे हैं, आप उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहते। ठीक, तो 2025 में अगर आपकी स्थिति ऐसी है तो 1781, 82, 83 में लोगों की स्थिति क्या रही हो आप सोचिए। यानी धर्म की बड़ी प्रमुख मान्यता है उस काल में, और अंग्रेजों ने ये सिस्टम बनाया कि आप उनके धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि जो न्यायाधीश है वो अंग्रेज है, उनको ना हिंदू धर्म के बारे में मालूम है ना मुस्लिम धर्म के बारे में। तो ये पहले से ही तय कर दिया गया कि आप उनके रीति रिवाजों में कोई दखल नहीं देंगे। आप ये देखिए कि अगर सती प्रथा का अंत हुआ और आप कहते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया, भाई आदेश तो उसी ने दिया ना बेटा। सहयोग राजा राम मोहन राय का है, शुरुआत उन्होंने की है, तब विलियम बेंटिक ने सहयोग लिया है या सहयोग किया है, नहीं तो अंग्रेजों ने कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया। राजा राम मोहन राय ने जो कार्य किया सती प्रथा के लिए, उस कार्य को विलियम बेंटिक ने आगे बढ़ाया। विलियम बेंटिक ने शुरू नहीं किया, तो अंग्रेजों ने कभी भी दखल नहीं दिया। हाँ, ये जरूर हुआ कि अपने लाभ के लिए चीजों को व्यवस्थित किया उसने। ठीक है, भविष्य में जब इन दोनों के मध्य विवाद करना था तब धर्म को लाए। बात को समझिए। यस सर। तब मान्यताओं को लाया, क्योंकि एकजुटता ही समस्या है, और जब आप एकजुटता को समाप्त कर देंगे तो समस्या स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक है, आप एक व्यक्ति किसी काम को लिए जाइए तो शायद सामने वाला आपकी बात को इग्नोर कर दे, सुने ही ना, लेकिन आप इतने लोग चले जाइए
तो आपकी बात को सुना भी जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो प्रांतीय न्यायालय, अगर इनकी सुनवाई से कोई असंतुष्ट है, ठीक है, या इनके निर्णय से कोई सहमत नहीं है, तो उसकी सुनवाई गवर्नर जनरल की परिषद करेगी। ये केवल न्यायालय के लिए व्यवस्था बनाई गई है कि न्यायालय का अब कार्य क्या होगा 1781 के बंगाल न्यायालय एक्ट द्वारा। ठीक, तो गवर्नर जनरल की परिषद प्रांतीय न्यायालयों के मुकदमों को सुनेगी अगर वहां से कोई निर्णय संतुष्टि लायक नहीं हुआ तो। ठीक है, 5000 पाउंड के मामले, 5000 पाउंड के मामले यानी 5000 पाउंड जमा करना होगा, और इस मामले की सुनवाई करेगा कौन? ब्रिटेन का सम्राट। यानी 5000 पाउंड के मामले ब्रिटेन का सम्राट सुनेगा, यानी उसका निस्तारण वो करेगा। अब आप इस चीज को समझिए, कोई भारतीय, भाई समस्या इन्हीं को तो होगी, अंग्रेजों से समस्या, यानी अगर कंपनी कर्मचारी से समस्या होगी तो भारतीयों को होगी जो यहाँ के मूल निवासी हैं। ठीक, और कहा जा रहा है कि निर्णय कौन करेगा? न्यायालय करेगा, न्यायालय करेगा। और आज अगर इससे सहमत नहीं है तो कौन करेगा? और आप किसके खिलाफ मुकदमा करेंगे? सुनेगा कौन? आपकी बात सुनी जाएगी। व्यवस्था पूरी तरह कर दिया गया बेटा। देखिए, कर्मचारियों को बिल्कुल अलग कर दिया गया कि जो कंपनी के लिए कार्यरत है कर्मचारी, उनको अलग कर दिया गया कि न्यायालय नहीं सुनेगा। जो भूमि कर वसूल रहा है उनको अलग कर दिया गया कि वो नहीं सुनेंगे। ठीक, बचे भारतीय, यानी आप जब भी शिकायत करोगे अंग्रेजों की ही शिकायत करोगे। अगर किसी भारतीय में मुकदमे हैं तो चलिए ठीक है, लेकिन किसी अंग्रेज के खिलाफ मुकदमे है तो वहीं जाएगा। और अगर आपके विरुद्ध निर्णय हो गया, चलिए यहां से भी हो गया, यहां से भी हो गया, सर्वोच्च न्यायालय से भी हो गया, तो आपको कहां जाना पड़ेगा? पहुंच जाएंगे। व्यवस्था देखिए कितना अच्छा बनाया इन सबों ने कि पहले 5000 पाउंड जमा कीजिए, और 1 पाउंड की कीमत 70 से ऊपर ही होगी वर्तमान में रुपए में, और गुणा कर लीजिए 87 रुपए है डॉलर की, इसी के आसपास पाउंड की भी कीमत होगी। ठीक है, आप इससे गुणा कर ले, उतने पैसे जमा करिए, इंडियन करेंसी हुई, और उसके बाद आपकी सुनवाई कहाँ होगी? इंग्लैंड। यानी आपको जाना पड़ेगा कहाँ? केवल आपके जाने से हो गया? भाई जो गवाह होंगे उनको भी तो ले जाना पड़ेगा ना आपको, उनका भी खर्चा आप उठाइए, अपना भी उठाइए, और वहां रुकना भी पड़ेगा। और कितने दिन वो चलेगा आपको क्या पता? तो ये संभव ही नहीं था कि यहां तक कोई पहुंच पाए, तो ये व्यवस्था बना दी गई। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के लिए तो व्यवस्था कर दी गई, गवर्नर जनरल की परिषद भी सुनवाई करेगी, ये भी व्यवस्था कर दी गई। लेकिन गवर्नर जनरल की परिषद भारत में करेगी क्या, अभी भी ये रूपरेखा पूरी तरह क्लियर नहीं है। ठीक है, एजुकेशन में ये चीज, इससे संबंधित चीज पूछी जाती है।
ठीक है। पीट्स इंडिया एक्ट द्वारा सुधार किया गया, ठीक है। इसमें क्या कहा गया? गवर्नर जनरल की परिषद के जो सदस्य थे, चार ही थे ना, उनकी संख्या घटा के 3 कर दी गई। ये जो पीट्स इंडिया एक्ट में व्यवस्था बनाएगी गवर्नर जनरल की परिषद का, इसमें गवर्नर जनरल के अधिकारों को और मजबूत करने का कार्य किया गया। इसमें कहा गया कि जो गवर्नर जनरल की परिषद है उसके 4 सदस्य हैं, उसमें 3 होंगे, ठीक। एक सेना का उच्च सेनापति होगा, उसमें गवर्नर जनरल किसी भी एक सदस्य के सहयोग से कार्य को कर सकता है। पहले बहुमत चाहिए ना, अब उसे एक सदस्य का समर्थन चाहिए। और सारे अंग्रेज हैं बेटा, तो जाहिर सी बात है सारे विरोधी नहीं हो सकते, समर्थक कोई ना कोई जरूर होगा। तुम लोग कितनी गर्मी तुम लोग को लगती है? फास्ट फूड हमको नहीं लगा इतनी देर से बोल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मद्रास और बंबई की जो प्रेसिडेंसियां थी, उनको कहा गया था कि आपातकाल में आप इंग्लैंड के शासक से आदेश ले सकते हैं। यहाँ कहा गया कि अब आपका ये चीज खत्म, यानी आप गवर्नर जनरल की परिषद के अधीन होंगे, ठीक। यानी आपसे संबंधित जो भी निर्णय होगा वो गवर्नर जनरल की परिषद करेगी, ठीक है। चलिए, भारत में जो भी नियुक्तियां होंगी, एक फेरबदल किया गया। अभी तक क्या होता था कि इंग्लैंड से आते थे और यहाँ कार्यभार ग्रहण करते थे। यहाँ व्यवस्था बनाई गई कि जो भी नियुक्तियां होंगी वो भारत परिक्षेत्र में जो भी कर्मचारी हैं उन्हीं में से की जाएगी। इसके पीछे तर्क क्या था? इसके पीछे तर्क यह था कि चूंकि ये कर्मचारी बहुत दिनों से कार्यरत हैं क्षेत्रों में और उन्हें भली भांति भारत की परिस्थिति के बारे में पता है, यानी अब किसी नए व्यक्ति को आप लाएंगे, उनको कार्यभार समझाएंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, ये पहले से ही ट्रेंड है, तो इन्हीं व्यक्तियों को क्यों ना उस पद को ये बड़ी समस्या है कि नहीं? हाँ, इस समय बहुत ज्यादा समस्या हो गई, ठीक। अब इसमें एक चीज और क्या कर दिया गया? सम्राट का नियंत्रण। तो सम्राट ब्रिटेन ही होगा ना। आप ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ रहे हैं, जब सम्राट आया तो इंग्लैंड ही जानिए, कहीं और का नहीं। सम्राट का नियंत्रण। एक व्यवस्था और बनाई गई कि भारत में जो कंपनी है इस पर जो नियंत्रण होगा वो सम्राट के अधीन, ठीक है भाई। देखिए, सम्राट प्रमुख है, ब्रिटेन में संसद ही सब कुछ कर रही है, जो चुने प्रतिनिधि हैं वही सब कुछ कर रहे हैं। और सम्राट सिंबॉलिक नहीं है, एक सिंबल नहीं है कि बस खाली वो बैठा है, उसका भी महत्व है, ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन में उसे ही सर्वे सर्वा माना गया है। तो क्या किया गया कि जो यहाँ पे कंपनी है उस पे जो नियंत्रण की बात कही गई वो सम्राट के अधीन कर दिया गया। ये लास्ट पॉइंट, ठीक। रेगुलेटिंग एक्ट ये पूरा आपका हुआ। टाइम कितना है आपके पास? नहीं है अभी? हाँ तो ठीक है, नहीं भी होगा तब भी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है, इनके बारे में चर्चा हो जाए थोड़ी सी। ये इसका कार्यकाल, गवर्नर जनरल और
ठीक। 1772 ईस्वी में यह बंगाल का गवर्नर बन गया है और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट जो 74 में लागू हुआ। ठीक है, ये भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्रश्न ये भी पूछा जाता है। ठीक, हम 1773 ही किताबों में वही चीज दिया 1773, लेकिन जो लागू हुआ वो 74 में। ठीक है, इसीलिए देखिए गवर्नर जनरल का जो काल आया वो आया है 1774 से। ठीक, यानी वो गवर्नर जनरल का 74 से 85 तक। अब सुधारों की बात, रेगुलेटिंग एक्ट में तो आपने पढ़ लिया क्या क्या हुआ, लेकिन वारेन हेस्टिंग्स ने अपने कार्यकाल में क्या किया? प्रशासनिक सुधार, प्रशासन। सबसे पहला कार्य इसने किया वैध शासन का। पहला कार्य, क्योंकि जितना फायदा सोचा गया था इस प्रणाली द्वारा उतना लाभ नहीं हुआ, तो नुकसान को देखते हुए पहला काम हुआ कि इसका अंत कर दिया गया। दूसरी चीज, घूस, उपहार तो बंद करा, इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया। आपने देखा था इससे पहले कि क्लाइव ने क्या व्यवस्था बनाई थी कि आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा कि आप ये ले रहे हो। ठीक, बस वहीं तक सीमित था। वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, क्योंकि इसके ऊपर दायित्व तो था कंपनी के व्यापार, क्योंकि कंपनी का व्यापार घट गया था। जो भी परिस्थितियां आई बक्सर या बंगाल को जीतने के बाद और इस साल तक कंपनी की जो स्थिति थी वो खराब होने लगी थी, यानी व्यापार घटने लगा था। अब उसके ऊपर यह दायित्व था कि कंपनी की स्थिति को पुनः स्थापित करना और प्रगतिशील बनाना। तो ये जरूरी है, पहले उस परिस्थिति को समाप्त कीजिए जो समस्या लेकर आई है। प्रशासनिक सुधार यही है कि उन परिस्थितियों का अंत करना है जो समस्या लेकर आई है कंपनी के लिए। तो द्वैध शासन सबसे बड़ी समस्या थी, उसके बाद घूस और उपहार लेना ये दूसरी सबसे बड़ी समस्या थी, कि जिसकी वजह से क्या होता था कि अंग्रेज कर्मचारी भी व्यापार करने लगे निजी। भाई आप किसके विरोध में व्यापार कर रहे हो? अपनी ही कंपनी के विरोध में ना। अगर आप भारत में व्यापार कर रहे हो तो आप अपनी कंपनी के अलग होकर व्यापार कर रहे हो, यानी अगर जो लाभ आप पा रहे हो वो लाभ कंपनी से ही आप ले रहे हो, यानी कंपनी का लाभ घट रहा है। प्रशासनिक सुधार में उसने क्या किया कि बंगाल के नवाब को जो पेंशन मिलती थी, कितनी थी? पीछे आपने पढ़ा था 32 लाख वार्षिक, इसको घटाकर 16 लाख वार्षिक कर दिया। क्लाइव ने क्या किया था? नवाब को प्रशासन का काम दिया। ठीक, पहले 53 लाख तय किया था कि देंगे, बाद में घटा के 32 कर दिया। प्रशासन का कार्य अभी भी नवाब के पास था। वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया कि नवाब की पेंशन 32 लाख से घटाकर 16 लाख कर दी वार्षिक, और उसे प्रशासन से मुक्त कर दिया। जी, बंगाल का नवाब अब नवाब नहीं रहा, अब सारी सत्ता अंग्रेजों के पास आ गई। नवाब को मुक्त कर देना प्रशासन से, यानी उसके कार्यभार को अब कंपनी ने ले लिया। ठीक है। मुगल शासक को कितनी पेंशन तय की गई थी? बोलिएगा आप लोग। मुगल शासक को नोट भी किया था आप लोगों ने? 1 करोड़। 1 करोड़ बहुत आपको बता रहे हैं। 50 लाख।
50। यस सर। ठीक। वारेन हेस्टिंग ने क्या किया? मुगल बादशाह की जो पेंशन थी उसे बंद कर दिया। देखिए बचत है, 16 लाख बचाया कम करके, और जो 50 लाख रुपए दिए जा रहे हैं उसको बंद कर दिया। ऐसे ही अचानक नहीं। मराठा सहयोग के चलते भाई 1761 पानीपत का तृतीय युद्ध आपको पता है, मराठों का बड़ा योगदान था। ठीक, यहीं से मराठों का पतन है। फिर मराठे कभी खड़े नहीं हो पाए, ये भी सच्चाई है। पेशवाओं ने मराठों को जिस शिखर पे पहुंचाया, पानीपत के तृतीय युद्ध ने उन्हें पतित कर दिया, यानी पतन, धरातल पे लाके पटक दिया। उसके बाद वो कभी नहीं खड़े हो पाए। ठीक है, और परिस्थितियां भी उनके अनुकूल नहीं हो पाई। वो अपने विरोधी, अभी तक देसी नरेश उनके विरोधी थे, लेकिन अब अंग्रेज उनके विरोधी हैं, जिनकी कार्यशैली देसी शासकों से बिल्कुल भिन्न है। ठीक है, जहां उनको युद्ध करना पड़ा उन्होंने युद्ध किया, और जहां बिना युद्ध किए ही सब कुछ पाना संभव हुआ वहां उन्होंने वो भी किया। प्लासी और बक्सर इसके उदाहरण। ठीक है, मराठों के सहयोग के कारण मुगल बादशाह की पेंशन को क्या किया? बंद कर दिया गया। जो कंपनी का राजकीय कोष था, मुर्शिदाबाद से कलकत्ता हस्तांतरित कर दिया गया। कलकत्ता में गवर्नर जनरल की परिषद है, इसको ध्यान रखिएगा। तो उसने क्या किया? राजकीय कोष, जो कंपनी का राजकीय कोष है मुर्शिदाबाद में, उसे क्या किया? उसने कलकत्ता हस्तांतरित कर दिया। उपहारों पे, घूस पे, ठीक है, किसी प्रकार के लेन देन पे उसने कोई प्रतिबंध लगा दिया। इसकी बात तो हो ही गई। राजस्व संबंधी सुधार, थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा है बेटा, समय के सब। राजस्व संबंधी सुधार, ठीक है। 1665 में वैध शासन के दौरान भारतीय एजेंटों को कर वसूलने का कार्य दिया गया, जिन्हें आमिल कहा गया। ठीक, लेकिन व्यवस्था पूर्णतया भ्रष्टाचार में परिवर्तित हो गई। इस दौरान वारेन हेस्टिंग ने अपने कार्यकाल में क्या किया? उसने एक परिषद, राजस्व परिषद की स्थापना की, जिसका कार्य कर वसूलने का था। राजस्व परिषद की स्थापना, जिसका दायित्व था कि वो करों का वसूल करेगा। ठीक है, और इनकी सहायता के लिए कर कलेक्टर की नियुक्ति की उसने, जो करों को वसूलेंगे। राजस्व परिषद है जो पूरे करों का लेखा जोखा रखेगी, और कर कलेक्टर क्या करेंगे? करों को वसूलेंगे। चलिए, आप लोग जो कर रहे हैं वो भी ठीक ही है। चलिए, अब कर वसूलने की व्यवस्था क्या है ये भी देख लें। ये व्यवस्था नीलाम होती थी बेटा। जो ऊंची बोली बोलता था उसे 5 वर्षों के लिए ये व्यवस्था दे दी जाती। कार्नवालिस ने, जो कार्नवालिस को जमींदारी प्रथा का जो विचार आया वो यहीं से आया, क्योंकि अभी ये 5 वर्षों का था।
ठीक है ना। ऊंची बोली जो बोलता था उसे 5 वर्षों के लिए राजस्व वसूलने का कार्य दे दिया जाता। ये व्यवस्था बनाई गई। अब कोई में कौन बोलेगा? जिसके पास होगा ना उतना वही तो बोलेगा। आप किसी एक बड़े क्षेत्र का, कोई छोटा क्षेत्र नहीं है, बड़े क्षेत्र का राजस्व वसूलेंगे तो उतना तो धन बोली में आपको लगाना पड़ेगा ना। ये तो कंपनी तय करेगी ना आप कितने से बोली करोगे सुना, ठीक है। लेकिन इसमें अक्सर अंग्रेजी होते थे, भारतीय भी थे लेकिन मैक्सिमम अंग्रेजी होते थे। बोली लगाया 1777 में ये व्यवस्था समाप्त कर दी गई। ये जो व्यवस्था थी किस चीज की बोली की बात कर रहे हैं? कर वसूलने की, जो आप टैक्स वसूलोगे ना उसके लिए है ये। समझ रहे हो आप? ये जो बोले करते हैं भाई कर कलेक्टर तो ये दे दिया गया ना, एक पद बना दिया का कर कलेक्टर। अंग्रेज है, ये क्या करेगा? करों की वसूली करेगा, लेकिन किससे? अब आप ऐसे समझिए ना, किससे? जो ऊंची बोली बोलेगा उसे 5 वर्षों के लिए दे दिया जाएगा। तो ये जो जमींदार है ना, अभी से जमींदार मत कहिए, आप एक रूप में कहिए, लेकिन ये एक व्यवस्था आई, इससे आगे बढ़ गई, यानी 1777 के बाद ये प्रारूप आया, ठीक है ना। अभी एक व्यक्ति विशेष की बात है कि जिसने इस चीज को ऊंची बोली में ले लिया 5 वर्षों के लिए। 1777 में ये व्यवस्था समाप्त कर दी गई 5 वर्षों की, इसे 1 वर्ष कर दिया गया। कार्नवालिस के काल में जमींदारी व्यवस्था में 10 वर्षों का किया गया, और जब देखा गया प्रगति है तो उसे बढ़ा दिया गया, ठीक है। व्यापारिक सुधार, व्यापार में देखिए सुधार क्या हुआ? हस्ताक्षर, ये 2 व्यवस्थाएं की, समझे ना। आपने अगर बक्सर युद्ध की व्यवस्था कैसे बनी, अगर उस पर जाएं, मीर कासिम कि जो वैचारिक मतभेद आया वो व्यापार को लेकर आया। अंग्रेजी कर्मचारी अपने हस्ताक्षर द्वारा देसी व्यापारियों को आदेश पत्र दे देते थे कि ये तुम्हारा सामान नहीं मेरा है, यानी अंग्रेजों का। और फ्री पास, पास की भी सुविधा थी, यानी अंग्रेज व्यापारी क्या करते थे? भारतीय व्यापारियों को फ्री पास दे देते थे, अपना पास।